हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी कविता जिसका नाम है पहली बूंद और इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन और प्रकृति में आने वाले सुंदर बदलावों का बहुत ही प्यारा वर्णन है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताते हैं कि जब तपती गर्मी के बाद बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो पूरी दुनिया कैसे नई खुशियों से भर जाती है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। बच्चों, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, यानी जो बरसात का मौसम है। ठीक है। प्रथम मतलब पहला और दिवस का मतलब होता है दिन। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वह पहला दिन बहुत खास था। कब? जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा का मतलब धरती। देखो, कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का वो पहला दिन बहुत खास था जिस दिन बारिश की पहली बूंद जो है वो सूखी हुई धरती पर गिरी थी। ठीक है। अंकुर फूट पड़ा धरती से। देखो, अंकुर क्या होता है? जो बीज से निकलने वाला छोटा सा पौधा होता है उसे अंकुर कहते हैं। आप उसको स्प्राउट भी बोलते हो। ठीक है। अंकुर फूट पड़ा धरती से। देखो, जैसे ही पानी की बूंद मिट्टी से मिली, धरती के अंदर सोया हुआ जो बीज था वो जाग उठा। फूट पड़ा का मतलब है कि वो जाग उठा। ठीक है। और नवजीवन की ले अंगड़ाई। नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन। और ऐसा लगा मानो प्रकृति ने जाग कर नया जीवन पाने के लिए अंगड़ाई ली हो। देखो, उस मिट्टी में, धरती में जो एक बीज आज तक पड़ा हुआ था, जैसे ही उस पर पानी की बूंद पड़ी तो वो अंकुरित होकर बाहर निकलने लगा। तो एक बीज से जब एक पौधा बना, वो एक नया जीवन ही तो था। उस पौधे ने एक नए जीवन के रूप में जन्म लिया, अंगड़ाई ली। ठीक है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। देखो, धरती के सूखे अधरों पर, अधर का मतलब होता है होंठ। अब भाई, हमारे होंठ हमारे फेस पर हैं, लेकिन धरती के जो होंठ हैं वो क्या है? वो उसकी मिट्टी है, और वो सूखी मिट्टी जो है। ठीक है। तो अब कवि कह रहे हैं कि धरती के सूखे अधरों पर, देखो, गर्मी की वजह से जो धरती के सूखे होंठ हैं, यानी जो उसकी मिट्टी है वो सूख चुकी है। और गिरी बूंद अमृत सी आकर, और ऐसे में जो वो बूंद गिरी है वो अमृत की तरह आकर गिरी है। अमृत सी का मतलब है जीवन देने वाला जल। ठीक है। अमृत क्या होता है? जिसे पी करके इंसान अमर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर को वो जो बारिश की बूंद थी वो उस सूखी धरती पर ऐसे आकर गिरी जैसे वो अमृत की तरह हो। ठीक है। देखो, उसने क्या किया? उसने धरती की प्यास बुझा दी थी, तो वो अमृत की तरह ही तो है ना। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा का मतलब होता है धरती। ये धरती का ही पर्यायवाची या फिर समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है। कि रोमावली सी। रोमावली का मतलब होता है शरीर के छोटे बाल। देखो, आपके हाथों में या पैरों में छोटे छोटे से रोम होते हैं, यानी छोटे छोटे जो बाल होते हैं। अब जैसे खुशी से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर कभी कभी डर से भी, वैसे ही धरती की रोमावली सी, धरती के रोम, उन रोम की तरह हरी दूब पुलकी मुस्काई। देखो, धरती पर जो हरी दूब होती है, क्या आपने देखी है हरी दूब? देखो, दूब छोटी छोटी सी घास होती है, तो धरती पर उगने वाली ये जो हरी घास है, हरी दूब है, वो पुलकी मुस्काई। पुलकी मतलब खुश होकर के खिल उठी और मुस्कुराने लगी। तो देखो, कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे खुशी से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही धरती पर उगी हुई जो हरी घास, वो जो दूब है, वो ऐसी लग रही है मानो पृथ्वी के शरीर पर रोमांच छा गया हो, और वो इस पहली बूंद से
खुश होकर के मुस्कुराने लगी है। पहली बूंद धरा पर आई। ये सब कब हुआ? जब वो पहली बूंद धरा पर गिरी। वह घास खुशी से मुस्कुराने लगी क्योंकि पहली बूंद ने उसे जीवन दिया है। ठीक है, पहली बूंद उसके लिए भी तो जीवनदायिनी है कि नहीं? आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। बच्चों अब देखो कवि ने क्या कहा है। आसमान में उड़ता सागर, सागर सबको पता है ना, समुद्र, जहाँ सिर्फ पानी ही पानी, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी होता है, समुद्र सभी को पता होना चाहिए। तो क्या कोई समुद्र कभी आसमान में उड़ सकता है? असंभव भाई, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कवि ने यहाँ पर को जो काले बादल हैं, बादलों में क्या होता है? पानी भरा होता है, वही तो बारिश करते हैं, ये तो सभी को पता है ना। तो वो कह रहे हैं कि आसमान के जो काले बादल हैं वो ऐसे उमड़ रहे हैं मानो पूरा सागर हवा में उड़ रहा हो। ठीक है, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बच्चों देखो, बिजलियों का मतलब जब दो बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है ना, वही बिजली। और स्वर्णिम मतलब सोने की तरह चमकदार, पर मतलब पंख। अब कवि कह रहे हैं कि जब बादलों के बीच बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे जो बादल है ना, उन्होंने सोने के पंख लगा रखे हों। ठीक है, बजा नगाड़े जगा रहे हों, बादल धरती की तरुणाई। देखो, नगाड़े का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर को जो नगाड़े की आवाज है उसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज को बताने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने क्या कहा कि बादलों के गरजने की आवाज कैसी लग रही? जैसे तो ये बादल नगाड़े बजा रहे हो और जगा रहे हैं। किसे जगा रहे हैं? देखो, धरती की तरुणाई। तरुणाई का मतलब होता है जीवन या फिर जोश। कहने का मतलब है कि बादलों की जो गड़गड़ाहट है उसको सुनकर ऐसा महसूस होता है मानो वो नगाड़े बजाकर सोती हुई धरती को उसकी तरुणाई यानी उसकी जो शक्ति है और उसकी हरियाली है उसको वापस पाने के लिए जगा रहे हों। और पहली बूंद धरा पर आई। देखो, वो उस धरती को जगा रहे हैं। उससे पहले, बारिश होने से पहले वो बादल बहुत गड़गड़ाहट कर रहे हैं, जैसे तो नगाड़े बजा करके वो धरती को ये बता रहे हैं कि भाई बारिश होने वाली है, जागो, अब तुम्हारे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होगा, चारों ओर हरियाली होगी। ठीक है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। देखो बच्चों, अब कवि क्या कह रहे हैं? नीले नयनों सा, नयन का मतलब होता है आंखें और अंबर मतलब आसमान। तो ये जो आसमान है वो कैसा लग रहा है? वो नीली आंखों की तरह लग रहा है। और काली पुतली से, पुतली क्या होती है? देखो, हमारे आंखों के बीच में जो ये काला गोला होता है ना, ये पुतली है। तो काली पुतली की तरह ये जलधर, जलधर बादलों को कहा जाता है। तो उन्होंने आसमान को नीली आंखों की तरह कहा और बादल को काली पुतली की तरह कहा है। ठीक है, तो कवि ने कहा है कि आसमान किसी विशाल नीली आंखों के समान लग रहा है और आसमान में छाए हुए जो ये काले बादल हैं, जलधर हैं, वो उन आंखों की काली पुतलियों की तरह लग रहे हैं। ठीक है, वो आगे कह रहे हैं करुणा विगलित, इसका मतलब है दया से पिघला हुआ, अश्रु मतलब आंसू बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर प्यास का मतलब होता है बहुत पुरानी या बहुत लंबे समय से धरती प्यासी थी। ठीक है, उसकी प्यास बुझाई, बहुत लंबे समय से जो उसे प्यास थी वो बुझाई है।
किसने? इस बारिश ने, इस पहली बूंद ने। देखो, जब ये बादल दया से भरकर बारिश की बूंदों के रूप में अपने अश्रु यानी अपने आंसू बहाते हैं, तो उससे धरती की जो बहुत लंबे समय से, यूं समझो कि कई युगों से या बहुत सालों पुरानी जो उनकी प्यास थी, धरती की जो प्यास थी, वो बुझ जाती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। बच्चों, क्या लगता है यहाँ पर को धरती को बूढ़ा क्यों कहा है? बूढ़ी इसलिए कहा है क्योंकि वो गर्मी से झुलसी हुई है, बेजान सी दिख रही है ना। और शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी फसलों से सजी हुई धरती। मतलब जब चारों ओर हरियाली होती है उसको शस्य श्यामला कहते हैं, ठीक है। बनने को फिर से ललचाई, और ललचाना मतलब किसी चीज को पाने की चाह रखना या उत्साहित होना। तो कवि कह रहे हैं कि गर्मी से झुलसी हुई और बेजान सी दिख रही जो ये बूढ़ी धरती है, वो फिर से हरी भरी, शस्य श्यामला मतलब हरियाली चारों ओर बताया था ना, तो वो फिर से हरी भरी यानी शस्य श्यामला होने के लिए उत्साहित हो उठी, फिर से ललचाती है। तो बच्चों, पहली बूंद धरा पर आई। जो पहली बूंद है उसके गिरते ही प्रकृति में फिर से नया जोश और हरियाली छाने की चाहत जग उठती है। देखो, ललचाना मतलब कोई चीज को पाने की चाह रखना, है ना। और यहाँ पर को धरती की चाह क्या है? नया जोश और हरियाली पाने की चाहत, है ना। तो पहली बूंद जो है उसके गिरने से प्रकृति की ये जो चाह है, हरियाली छाने की जो चाहत है, वो फिर से जाग उठती है, ठीक है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को फिर से समझो। सबसे पहले कवि ने कहा कि आसमान किसी विशाल नीली आंखों की तरह लग रहा है, और आसमान में छाए हुए बादलों को उन्होंने क्या कहा था? वो पुतलियों की तरह लग रहे हैं, है ना। उस आंख की पुतलियों की तरह लग रहे हैं। जब ये बादल दया से भरकर बारिश के बूंदों के रूप में अपने अश्रु यानी अपने आंसू बहाते हैं, तो उससे धरती की युगों पुरानी यानी बहुत पुरानी, सालों पुरानी जो प्यास है वो बुझ जाती है, और गर्मी से झुलसी हुई और बेजान सी दिख रही जो बूढ़ी धरती है, वो फिर से हरी भरी यानी शस्य श्यामला होने के लिए उत्साहित हो उठती है। और पहली बूंद के गिरते ही प्रकृति में फिर से नया जोश और हरियाली छाने की चाहत जाग उठती है। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने पहली बूंद के माध्यम से प्रकृति के पुनर्जन्म और खुशी का एक सजीव चित्र हमारे सामने रखा है ना। ये कविता हमें याद दिलाती है कि बारिश की एक छोटी सी बूंद से पूरी धरती को नया जीवन मिल जाता है। एक छोटी सी बूंद में ना नया जीवन देने की शक्ति होती है। तो बच्चों, जिस तरह पहली बूंद सूखी धरती को फिर से शस्य श्यामला यानी हरा भरा बना देती है, ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, ठीक है। गोपाल कृष्ण कौल, ये कौन है? इस कविता के लेखक हैं। कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहले बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल। बच्चों, इनका जन्म 1923 यानी 1923 को, और इनकी मृत्यु 2007 यानी 2007 को हुई थी, ठीक है। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता में हमने देखा कि एक छोटी सी बूंद वो इतनी शक्ति रखती है कि पूरी धरती को नया जीवन दे सकती है ना। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।